नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग के लिए कहें तो एक रात का फासला है। उस हिसाब से देखें तो आज की रात बहुत अहम है। कल जब सुबह होगी तो 7 बजे से दिल्ली में वोटिंग हो रही होगी और आज वोटिंग से एक दिन पहले दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की तरफ से कहा गया बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, अमित शाह के गुंडे दिल्ली में तरह तरह के तिकड़म कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी बहुत आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगते रहे और इन सब आरोपों के बाद कल जब वोटिंग होनी है तो मतदाता का रुख क्या होगा, मतदाता का रुझान क्या होगा। दिल्ली में केजरीवाल को 3 बार कामयाबी मिली। पहली बार जरूर बहुमत से कुछ सीटें कम थी, लेकिन 2013, 2015, 2020 और 2015 और 2020 का तो रिकॉर्ड आप जानते हैं। इस बार क्या बीते 15-20 दिनों में दिल्ली में कुछ स्थितियां बदली हैं क्या? बीते 15-20 दिनों में बीजेपी ने दिल्ली में अपनी स्थिति बेहतर की है क्या? और खास करके प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की तरफ से पेश बजट के बाद मिडिल क्लास को जिस ढंग से एड्रेस किया गया, या केजरीवाल ने जिस ढंग से फ्री बीज की घोषणाएं की और उसके जवाब में बीजेपी की तरफ से भी तमाम तरह की घोषणाएं की गई, उन सब से कुछ स्थितियां बदली है क्या? और एक इन दोनों पार्टियों के बीच में कांग्रेस है, कांग्रेस क्या मजबूती से लड़ रही है क्या? ये सब कुछ दिखने वाला है। इन्हीं सब मुद्दे पर समझने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कल सुबह से वोटिंग है और शाम को 7 बजे से एग्जिट पोल के रुझान कहें, एग्जिट पोल का आकलन कहें, कल शाम को पहली तस्वीर 7 बजे से आने भी लगेगी। लेकिन उससे पहले आज जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अब सिर्फ जब एक रात का फासला है, कहें तो चंद घंटों का फासला है, तब दिल्ली के वो पत्रकार जो दिल्ली की राजनीति को, आम आदमी पार्टी की राजनीति को, दिल्ली के सियासी हलचल को बारीकी से देख रहे हैं, वो क्या सोचते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, उनको लाया जाए स्क्रीन पर। आदेश रावल लोकमत समाचार से जुड़े हैं, काफी चुनावी सरगर्मी को नजदीक से देख भी रहे हैं और ऐसे भी थोड़ा आंकड़े और सियासी हलचल के साथ सियासी जोड़ गणित में उनकी खासी दिलचस्पी रहती है। आदेश रावल पहले टीवी चैनलों में भी रहे हैं। विक्रांत यादव साहब हैं, टेलीविजन चैनल में रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एक अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म द स्वतंत्र के नाम से शुरू किया, उससे जुड़े हैं, फाउंडर हैं। प्रकाश केरे कई अखबारों में रहे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कई चैनल पर उन्हें आप देखते रहते होंगे। तो शुरुआत हम आदेश, चूंकि हमसे बगल वाली खिड़की में आप ही दिख रहे हैं, संयोग है, तो प्रयोग हम आप ही से करते हैं कि अब तो देखिए सबकी दिलचस्पी, देखो सर्वे और ओपिनियन पोल का वक्त है नहीं, तो एक दिलचस्पी लोगों की है कि पत्रकारों का आकलन अनुमान क्या है तमाम तरह के दाव पेच के बाद। अगर आज देखें, जैसे आज के अखबारों में फ्लडेड है बीजेपी का विज्ञापन, चूंकि बीजेपी के पास पैसे हैं, संसाधन है और किसी चीज की कमी नहीं है, और इन सब के बीच बजट भी आ गया। तो बजट में बीजेपी ने मिडिल क्लास को एड्रेस करने की कोशिश भी की। वो वोट बैंक जो वोट बैंक केजरीवाल का था, स्लम झुग्गी उसको, या जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, उसको एड्रेस बीजेपी अपने ढंग से कर रही है। तो आज की तारीख में अगर आदेश देखें तो पिछले 20-25 दिन और आज में क्या बदला और कल क्या रुख दिख सकता है? नहीं, देखिए, पिछले 20-25 दिन में ये बदला है कि बीजेपी के पास बहुत स्पेस था दिल्ली में काम करने के लिए, जब पूरी लीडरशिप आम आदमी पार्टी की जेल में थी। और उस टाइम पे इन्होंने काफी उस वॉल्यूम को भरने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की। पिछले 20-25 दिन पहले आम आदमी पार्टी थोड़ा मुझे पिछड़ी हुई लगती थी, लेकिन इन इन दिनों में इस पूरे 1 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी ने बड़ी अच्छी से अपनी वापसी की है और एक बार फिर से ये विश्वास जताने की कोशिश की है कि, हालांकि मैं ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल का लिटमस टेस्ट है, क्योंकि वो उनके ऊपर जो शराब घोटाले के आरोप हैं, शीश महल के आरोप हैं, उसके बाद जनता के बीच गए हैं, तो ये जनता बताएगी कि उनको वो भ्रष्ट मानती है या नहीं मानती है, ये 8 तारीख को पता लग जाएगा। अब आपने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जी जी कि ये जो 2 बड़े फैसले केंद्र सरकार ने किए हैं, 8वां वेतन आयोग और 12 लाख तक का जो टैक्स फ्री किया है, दरअसल ये जो वोटर है, ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करता है, विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को वोट करता है। तो मेरा मेरा मुझे ये देखने में ज्यादा दिलचस्पी है कि क्या ये मिडिल क्लास वोट इस बार आम आदमी पार्टी से छिटक के बीजेपी के पास जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी कैसा परफॉर्मेंस करेगी,
क्योंकि अगर इलेक्शन बाइपोलर होगा तो उसमें कोई मुझे शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को उसमें एज है। लेकिन ट्रायंगुलर होगा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की वो जो 17-18 सीटें हैं जिनको लेके कांग्रेस पार्टी काम भी कर रही है, उन सीटों पे अगर 10,000 से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी लाती है, 15, 20, 25, 30 तक। क्योंकि क्योंकि जब मैं इसका डाटा देख रहा था, 2015 में 36 सीटें ऐसी थी जिन पे 10,000 से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी ने पाया और मैक्सिमम 30,000 तक गया। और 2020 में 6 से 8 सीटें ऐसी थी जिनके ऊपर 10,000 से ज्यादा वोट था और जो मैक्सिमम 25,000 27,000 तक गया। तो ऐसा क्या बदला है कि जब कांग्रेस पार्टी ने 36 सीटों पे परफॉर्म किया और 8 सीटों पे परफॉर्म किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी नहीं हारी, तो इस चुनाव में ऐसा क्या चेंज हो गया है? दरअसल चेंज ये हुआ है कि इस बार एक तो अरविंद के खिलाफ पिछले 11 साल में पहली बार एंटी इनकम्बेंसी है, नंबर वन। नंबर टू, बीजेपी का जो वोट है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। और बीजेपी और कांग्रेस का मैं ऐसा कहूंगा इसको कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को वापसी करने के लिए बड़ा जोर लगाया है। पिछले 2 चुनाव जो लड़े हैं उसमें मुझे कहीं भी कोई बज़ क्रिएट दिखाई नहीं दिया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती थी कि हमें बीजेपी को रोकना है, अरविंद केजरीवाल जीत जाते थे, बट तालियां बजाते थे, हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने बीजेपी को रोक दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बार ये आवाज उठी कि हम कब तक दूसरे की जीत पे जश्न मनाते रहेंगे। और जहां जहां अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में, वो कांग्रेस पार्टी का वोट खाते हैं, तो लेकिन हमें उन्हें रोकना होगा। ये नहीं, एक अंदर माफ करें, बीच में रोक रहा हूं। देखिए आदेश, ये सारे विश्लेषण हम लोग 20-25 दिन से कर रहे हैं। और अगर संदीप दीक्षित को देखेंगे जो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति में सबसे अधिक चुनाव के दौरान इंटरव्यू देने वाले में उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज बुक में दर्ज हो सकता है। और सबसे ज्यादा इंटरव्यू में केजरीवाल के खिलाफ ही बोलते रहे। तो वो तो हम देख रहे हैं। अब हम ये अगर कट शॉर्ट में समझे मुद्दे पर कि ये सब तो ठीक है, बट हुआ क्या? अब जब एक रात बाकी है तो आप क्या देख रहे हो? जो मैंने मिडिल क्लास की बात की थी वो लगभग 6% के आसपास बैठता है। उसमें अगर 3% वोट शेयर भी बीजेपी को चला जाता है अरविंद केजरीवाल से छिटक के, इन दो विषयों के कारण, 8वां वेतन आयोग और दूसरा 12 लाख तक का जो टैक्स फ्री किया सरकार ने, उनके कारण, तो बाजी पलट सकती है। लेकिन मैं फिर भी ये देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को एज है। और अरविंद केजरीवाल को उसका जो अपना तबका है, गरीब तबका है, जो कि झोपड़ी वाला तबका है, और तमाम जगह, और महिलाओं का जो वोट है, उसमें अरविंद केजरीवाल मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। बीजेपी जो प्रयास कर रही है उसमें बीजेपी का मुझे लगता है कि वो 49 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी 12 सीटें ऐसी हैं जो रिजर्व हैं और 8 सीटें जो है वो मुस्लिम समाज मुस्लिम। से जुड़ी लोगों की है, और एक सीट जो है वो जेडीयू के पास चली गई है। तो 49 सीटें बचती हैं। तो 49 सीटों का स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए कितना बैठता है, कि अगर आप 100% भी दे दें, जो कि इम्पॉसिबल है, जो सबको पता है कि इम्पॉसिबल है, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जब मैं ये आंकड़ा देख रहा हूं तो आम आदमी पार्टी को एज लग रहा है, वो मुझे आगे दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, अब यहीं से शुरू करते हैं, वापस फिर आदेश आपके पास आएंगे। विक्रांत, जैसे इन्होंने कहा कि केजरीवाल को एज लग रहा है, उसमें उन्होंने 12 सीटें आरक्षित वाली और 8 सीटें मुस्लिम वाली भी बताई कि वहां अगर देखें तो बीजेपी कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे अगर ये एक थ्योरी है कि कांग्रेस अगर मजबूती से लड़ी कुछ सीटों पर तो मुस्लिम बहुल सीटें और कुछ एससी वाली सीटें अगर कांग्रेस ने वोट गेन किया तो केजरीवाल को नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान में ट्रायंगुलर फाइट में कहीं बीजेपी को फायदा। तो आज की तारीख में अभी मैं उस विश्लेषण जो एक महीने से हो रहा है उससे थोड़ा अलग फ्यूचरिस्टिक अब बात करना चाहता हूं। अब वक्त है कि अब क्या असेसमेंट है? अजीत जी देखिए, मैं सीधा, क्योंकि अब आज की डेट में बहुत विश्लेषण हो गया, बहुत पत्रकारों ने अपनी राय दे दी है, ये कारण इफ एंड बट लगा करके हम जो बातें करते हैं उससे अब आगे बढ़ने की बात है, क्योंकि कल वोट जाना है। तो मुझे ये बिल्कुल। लगता है कि ये पूरा चुनाव जो है वो एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया है कि अरविंद केजरीवाल रहेंगे या अरविंद केजरीवाल जाएंगे। इस समय जाएंगे। दिल्ली में दो ही वोटर हैं, एक जो अरविंद केजरीवाल को दोबारा लाना चाहता है और एक वोटर जो उन्हें किसी भी कीमत पर हटाना चाहता है। तो अब लड़ाई केवल इन दो वोटर्स के बीच में है और जिसके वोटर ज्यादा आएंगे वो जीतेगा। हालांकि मैं अपना अनुमान, जो मैं तमाम सीटों पर घूम करके अपना अनुमान बता रहा हूं, मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली में उनकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि बाद में कौन, क्या पता अरविंद केजरीवाल फैसला ले कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो सब अलग चीज है, लेकिन उनकी पार्टी मुझे जीतते हुए दिखाई दे रही है। और एक बात जो हम इफ एंड बट के साथ जोड़ते हैं कि कांग्रेस की रिवाइवल हो जाएगी,
जाएगा, कांग्रेस मुस्लिम वोट, दलित वोट। तो मुझे जो दिखाई दिया अजीत जी, मैंने मुस्लिम सीटों पर बहुत घूमा, लोगों से बहुत चर्चा भी की, उनसे बात समझने की कोशिश की। कांग्रेस को लेकर देखिए लोगों में सिंपैथी है, मुस्लिम वोटर्स में भी सिंपैथी है, दलित वोटर्स में भी सिंपैथी है, लेकिन वो जो सहानुभूति है वो 5 तारीख को वोट का बटन दबेगा या नहीं, इस पर बहुत संशय है। क्योंकि जब हम मुस्लिमों से ज्यादा लंबी बात करते हैं तो वो आखिर में आकर ये कहता है कि नहीं भाई साहब, वोट किसको देना जो है ये तो मैं बीजेपी को 5 को हराएगा। तय करूंगा। जो बीजेपी को हराएगा वो एकदम क्लियर है और उसको टैक्टिकल वोटिंग करनी है। इसलिए मुझे नहीं लगता, आप एक चीज देखिए, बहुत ये एकदम कमाल की चीज है कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि मुसलमान और दलित उसका बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो जिसके वोट के बगैर वो दिल्ली में बीजेपी को नहीं हरा सकते। उसके बावजूद आप देखिए कि किसी भी मुस्लिम सीट पर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने नहीं गए, क्योंकि इस बार वो बीजेपी को अपनी अपनी पिच पर ला रहे थे और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे। हनुमान चालीसा हो, हनुमान मंदिर जाना हो, मंदिर में पुजारियों की दस्तखत करवाना हो, ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसमें पुजारियों को वो 18,000 देना हो। बिल्कुल वो उन वोटर्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी ये मालूम है कि इस बार का चुनाव उन्हीं के नाम पर हो रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल को रहना है या जाना है। उनको पता है कि 2020 के वोटर जो अरविंद केजरीवाल को 2020 में लाए थे, उसमें से एक चंक जो है इस बार उनको हटाने में उनके खिलाफ हो सकता है। इसलिए वो थोड़ा दूसरे तरफ के वोट जो एकदम फेंस सीटर टाइप हो सकते थे, उनको लाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी कारण वो मुस्लिम किसी भी सीट पर नहीं गए। उन्हें पता है कि ये वोट उन्हें मिलेगा और वो इस बात को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट टाइप कह सकते हैं। और कांग्रेस की जहां तक मुझे बात दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल की, और मुझे कतई नहीं लगता कि दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो 35-36 की सरकार बनेगी। मुझे लगता है, मेरा जो अपना अनुमान है अजीत जी, मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि पोलस्टर नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की जो सरकार बनेगी वो 45 से 50 के बीच में आसपास बननी चाहिए। और कांग्रेस को मैं एक सीट पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं, वो सीट है कस्तूरबा नगर की। वहां पर कांग्रेस पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वहां पर भी मैं पार्टी को नहीं कहूंगा, वहां कांग्रेस पार्टी पहले या दूसरे नंबर पर नहीं है। वहां जो उम्मीदवार है अभिषेक दत्त, वो अपनी जो उनकी व्यक्तिगत क्षमता है और व्यक्तिगत छवि है, उसके कारण वो पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कहा मैं पोलस्टर नहीं हूं, हालांकि पोलस्टर जीतते हैं उनका क्या हाल रहा, लोकसभा चुनाव में भी देखा और हरियाणा चुनाव में भी देखा, तो वो सब जी देख लिया। अब प्रकाश केरे, एक बात आती है कि ठीक है, इन दोनों की राय है कि आम आदमी पार्टी को एज है, लेकिन कल अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट करना कि 55 सीटों का अनुमान है और महिलाओं से अपील करना कि आप और जोर लगा दें तो ये हो जाएगा, 62 सीटों से 7 सीट कम करके खुद केजरीवाल अगर ट्वीट कर रहे हैं, तो नेता आमतौर पर 400 पार बोलता है, भले उसको पता हो कि 300 पार भी मुश्किल हो। तो 55 बोल रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें खुद लग रहा हो कि 45 से नीचे भी अटक सकते हैं या फंस सकते हैं। आप कैसे देखते हो? आवाज आपका म्यूट है। हाँ, आ, और मैं, अगर रोशनी में ठीक नहीं दिख रहा हूँ तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, मेरी परफेक्ट बिल्डिंग दिख रहे हैं। होना है तो उसकी तार वार वगैरह वायरिंग वगैरह हो रही है, तो नहीं उस नहीं, वजह आप से जितना हमारे दिखना चाहिए उतना दिख रहे हैं, आप बोलिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं में जब से पार्टी बनी है तब से ये चीज देखने में आती है कि एक मैं पॉजिटिव, मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं विक्टिमहुड वाली चीज उनके नेताओं में दिखती है। इसीलिए तो आपने देखा कि आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पार्टी की सरकार बन जाएगी और मैं हार जाऊंगा। तो एक ये जो अपनापन या अपने वोटर के साथ एक इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करने की बात है, मुझे लगता है कि उस तरीके की कोई चीज है। लेकिन मेरा असेसमेंट दोनों मित्रों ने जो बोला उससे अलग नहीं है, लेकिन मैं इसमें ये चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो साउथ दिल्ली में मैंने थोड़ा जो हल्का फुल्का मैंने वो लिया, असेसमेंट लिया, जो कि मैं मानता हूं कि बैरोमीटर जैसा है कि थोड़ा सा आप उन इलाकों में चले जाएं जहां पे कि लो इनकम वोटर्स हों, और आप झुग्गी बस्तियों में चलें, और तीसरा जो छोटे छोटे सोसाइटीज या बिल्डर्स फ्लैट्स का क्लस्टर जो पैदा हुआ है, जिसमें कि
1 या 2 रूम के सेट होते हैं। तो मेरा जो असेसमेंट है, और कुछ दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने एक बहुत बढ़िया एनालिसिस भी दिया था कि ओवर द इयर्स दिल्ली का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मैप जो है वो दिल्ली की पेरिफेरी की तरफ कंसंट्रेटेड होता गया है। जैसे पहले हम लोग बात करते थे तो सदर की बात होती थी, चांदनी चौक की बात होती थी, मोती नगर कीर्ति नगर में क्या हो रहा है इसकी बात होती थी। लेकिन ओवर द इयर्स ये चीज शिफ्ट होके जो है दिल्ली के उन इलाकों में गई है जो इलाके अब बढ़ रहे हैं। और मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं कि जो लोग इन नए फ्लैट्स में या नई बस्तियों में जो लोग आए हैं, क्योंकि दिल्ली वह राज्य है जहां पर वोटर का रजिस्ट्रेशन का जो परसेंटेज है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। और इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग आ रहे हैं दिल्ली में। तो ये जो तबका आ रहा है, ये हम लोग भी दिल्ली आए तो हम एस्पिरेशनल लोग आ रहे हैं। किसी को थोड़ा कोई रोजगार चाहिए, कोई किसी को बढ़िया रोजगार चाहिए, कोई बढ़िया बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। और इस बात से तो आप सभी सहमत होंगे, स्थापित तथ्य हो गया भारतीय राजनीति का, कि लाभार्थी भी एक कैटेगरी है। जैसे हम कास्ट या रीजन या रिलीजन की बात करते हैं, लाभार्थी है। जो आपके वीडियोस में भी मैंने देखा, जो आपने वोटरों से बात की और जो अभी विक्रांत जी भी अंडरलाइन कर रहे थे कि आपको अगर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना है तो आप ये बता रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने ये किया। अगर आप विरोधी हैं तो आप कहेंगे केजरीवाल ऐसा है वैसा, इसने कुछ नहीं किया, ये मेरा बिल पानी का इतना आता है तो सीवेज का चार्ज है, या जो है शीश महल शराब में घोटाला। रहता है, शीश महल में रहा, करप्शन किया, शराब घोटाले किए, कहने को 1 दर्जन चीजें हैं केजरीवाल के खिलाफ जो केजरीवाल और पे चिपकती है। और जहां तक वोट घटने या भाजपा की तरफ जाने या कांग्रेस में कुछ शिफ्ट होने की जो बातें कही जा रही हैं, तो उनका भी फोकस जो है केजरीवाल है, जो आपने पहले अंडरलाइन किया कि जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं वहां पे संदीप न्यू दिल्ली से। दीक्षित। मैं जो पहले दिन से देख रहा हूं, ये बात जो आदेश ने भी अंडरलाइन किया कि बीजेपी के पास स्पेस था, उसके पास रिसोर्सेज है, वो बहुत दूसरे तरीके से मैनेज कर सकती थी। लेकिन जो प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ है वही भाजपा के साथ है। इनके पास ना स्थानीय लीडर है, ना इनके पास स्टेट लेवल का कोई ऐसा लीडर है जिसको कि आप मतलब एज अ लीडर जो है केजरीवाल जैसे बड़े फिगर के सामने आप खड़े कर सके। और संगठन में काम नहीं है। मैं यहाँ पर 3-4 रैलियों को देखा। नहीं, मैं रैली हो रही है। थोड़ा अपना एतराज बीच में इंटरप्ट करके दर्ज करता हूं कि जो स्थिति कांग्रेस के या जो कांग्रेस में दिक्कत है वही बीजेपी में दिक्कत है, ये कह के बहुत न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। कांग्रेस की ये स्थिति है कि 4-4.5% वाली पार्टी है। आज खाता खुलेगा कि नहीं इसका संघर्ष है कांग्रेस का, और बीजेपी लोकसभा का और विधानसभा के बीच बीजेपी के वोट मार्जिन का सवाल है। बिल्कुल, मैं उस आपकी बात से सहमत हूं। मैं सिर्फ उस लेवल पे कर रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से काम करता है भाजपा का, जो हम दूसरे राज्यों में या नेशनल लेवल पे देखते हैं, उस सेंस में मैंने ऑर्गेनाइजेशन और लगातार कार्यकर्ता काम करने वाली चीजें हैं, तो वो चीज हमने इस बार भी देखी, वो कमी भाजपा में दिखी। जबकि उनके पास हर तरीके का मशीनरी, डेटा, सब कुछ है उनके पास, वो कर अच्छा, सकते मैं हैं। सीधे आता हूं कल। नहीं, अब सीधे आता हूं, कल क्या देख रहे हो आप, ये बताओ अब सीधे। मैं अच्छा, आप चाह रहे हैं भविष्यवाणी कराना, तो मैं मानता हूं। नहीं, भविष्यवाणी नहीं। देखिए, भविष्यवाणी करना, देखिए मैं फिर ऑन रिकॉर्ड करता हूं, सारे भविष्यवक्ताओं के हमने भविष्यवाणी देखी, हम सब गलत हो चुके कई चुनाव में। भविष्यवाणी नहीं, जैसे एज की बात हुई ना, क्या न्यूट्रलाइज हो रही है, बीजेपी कहां दिख रही है, कांग्रेस कहां दिख रही है, हम ये बात करना चाहते। कोई, मैं नहीं चाह रहा हूं भविष्यवाणी कर दें, वो जीत रहा है, वो हार रहा है, उसको इतनी सीटें। देखें, बीजेपी को जैसे मेरे अपने ही, अगर मैं महरौली विधानसभा सीट की बात करूं, तो यहाँ पर एक निर्दलीय बाबा बालकनाथ खड़े हुए हैं। गांव में पंचायतें हो रही हैं, लोग जो है पर्सनली प्रचार में लगे हुए हैं, चंदा दे रहे हैं, लोग जो है ऑटो वाले फ्री में प्रचार कर रहे हैं। और मतलब भारतीय जनता पार्टी के तमाम वोटर जो हैं मेरे से कह रहे हैं, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बाबा के लिए कुछ कर दीजिए, बाबा के लिए कुछ कर दीजिए। एक माहौल में यहाँ देख रहा हूँ, गांव में पंचायतें हुई हैं सार्वजनिक तौर पर। उसी तरीके से जैसे कस्तूरबा नगर की बात हुई, तो मान लीजिए कांग्रेस कहीं थोड़ा परफॉर्मेंस कर जाए या जीत भी जाए या वोट भी ला जाए, जो भी,
ओवरऑल अगर मैं जो ट्रेंड देख रहा हूं कि जो केजरीवाल जहां पे सबसे ज्यादा बैंक करते हैं महिलाएं, गरीब लोग, निम्न आय वर्ग लोग, ये जो तबका है जो सीधा सीधा उनका लाभार्थी है, वो साफ साफ लोग कह रहे हैं कि भाई जो वादे कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, ये तो दे रहा है और आगे भी कह रहा है कि और भी ज्यादा दूंगा। तो मैं समझ रहा हूं कि उनका कोर वोटर इंटैक्ट है, क्योंकि अब इतने साल से राजनीति में है, सरकार में है, कुछ इधर भागेंगे कुछ उधर भागेंगे, वो चीजें होती हैं, इनकम्बेंसी हो सकती है। लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं पिछले कुछ चुनावों से दूसरे दूसरे राज्यों में कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है तो कहीं इनकम्बेंट को ही बहुत मेजरली फायदा हो रहा है। हम लोग ये राजनीति में भी ट्रेंड देख रहे हैं, हम ये राजनीति में भी ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग एक तरफा वोट, मतलब एक पार्टी या गठबंधन आ रहा है तो पूरे कंफर्टेबल नंबर से आ रहा है। मैं दिल्ली में देख रहा हूं कि केजरीवाल की वापसी बहुत अच्छे नंबर्स के साथ, बहुत अच्छे सम्मानजनक सीटों के साथ। रही बात लूज करने की, 2-4 सीटें शायद वो लूज कर जाए, हालांकि मुझे भी लूज करने का कोई परफेक्ट कारण नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसा मैंने एक लाइन में, अगर मैं तो केजरीवाल ने खुद ही 55 सीट कही है प्रकाश जी, और कोई नेता अपनी पार्टी के लिए कहता है तो 10-15 बढ़ा के ही बोलता है। बिल्कुल, वो मैं मान सकता हूं। अब देखिए, वरना वो 67 बोल सकते थे, 70 बोल सकते थे, 65 बोल सकते थे। तो उनकी दूसरी बात को भी हमें उतना ही महत्व देना चाहिए जब वो कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। हो सकता है कि उनको दिल से ऐसा लगा और उन्होंने बोल दिया, हमें इस बात के लिए भी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो बहरहाल मैं मान के चल रहा हूं, देखें कैंडिडेट है, इनके पार्टी के लोग दूसरे पार्टी में गए, जो विधायक थे, सिटिंग एमएलएस हैं, वो गए हैं, कुछ और नेता पहले छोड़े हैं, जो कुछ कैंडिडेट्स भी हैं। ये सारे फैक्टर्स काम कर सकते हैं, तो सीटें वैसे भी कितनी 63 सीटें थी, ये 55 बता रहे हैं, तो मैं भी वही कह रहा हूं कि 5-7 सीटें मान लीजिए कि शायद ना जीत पाए, तो नंबर वही है मोटा मोटी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तीसरी बार आप मैदान में हो, आपके ऊपर तमाम तरीके के पॉलिटिकल अपोनेंट हमले कर रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आप 55-56 लाख के वापसी कर रहे हैं सत्ता में, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी सम्मानजनक जीत कुछ और नहीं हो सकती नहीं, है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर 8 तारीख को ये हो गया तो बड़ी बात है, लेकिन अभी उसमें वक्त है। इसलिए कि देखिए, मैं शीश नहीं, महल का आरोप है, मैं एक 35 करोड़ के घर में, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि कट्टर ईमानदार की छवि को डेंट लगा है, शराब घोटाले का डेंट लगा है, शीश महल के सबूत सामने। मेरे जैसे लोगों के मन में भी सवाल है कि आप कहते थे बड़ा बंगला नहीं लेंगे, आप कहते थे सिक्योरिटी का काफिला नहीं लेंगे, और आपने वहां करोड़ों रुपए का बंगला बनाया, और सब वीडियो देख के हम हैरान हैं कि भाई शीला दीक्षित भी तो कहीं रहती थी सरकारी बंगलों में, क्या जरूरत थी करने की। अब आप कहेंगे वो मुख्यमंत्री के लिए बना है, कोई भी वहां रहेगा, भाई आपने अपने लिए बनाया ना, अपने रहते। तो ये देखिए, ये सारी चीजें केजरीवाल का जो एक आभा मंडल था उस पर चोट लगा है। यहां मैं सहमत हूं कि इसके बावजूद अगर 50 पार हो गए तो मिरेकल होगा कि 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इतने संगीन आरोप, और उसके बाद इतनी घेराबंदी, और फिर अगर आ गए, यहां सहमत हूं आप। मैं आखिरी लाइन ये कहना चाहूंगा आपकी बात को अंडरलाइन करते हुए कि डेंट होने, नुकसान होने, या जो पॉलिटिकल और भी बहुत सारी चीजें जो बदलती रहती हैं कंस्टिट्यूएंसी वाइज, इन सब चीजों के बावजूद मुझे कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 10% का और कांग्रेस के फेवर में 5% का स्विंग एक क्रॉस द बोर्ड हो। ये मैं कारण नहीं देख रहा हूं। ना तो भाजपा ने ऐसी कोई बहुत कुछ ऐसा कुछ कर दिया हो, और कांग्रेस के बारे में हम मानते हैं कि कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ा है, और उसका क्रेडिट जो है राहुल गांधी को जाता है। लेकिन संगठन, जैसा मैंने कहा कि उनका तो कुछ है नहीं, तो मेरे पास कोई कारण नहीं दिख रहा है कि 12 से 15% वोट जो है केजरीवाल लूज कर दें ओवरऑल। चलिए ठीक है। अब आदेश रावल, चूंकि वोट परसेंटेज की बात आ गई, तो लगभग 53.5% वोट आम आदमी पार्टी का पिछली बार, लगभग 54%, 54.25%, उससे पहले 15 में। तो ये सही है कि 15% वोट शेयर का लगभग फासला है बीजेपी से। अब एक ये जो लगातार कही जा रही है कि 5-7% आम आदमी पार्टी का घटना और कांग्रेस का कुछ बढ़ना, और इसी में केजरीवाल का काम लग जाना। अब जब तीनों लोगों की राय आप लोगों की इसी दिशा में है कि केजरीवाल को एज है, प्रकाश जी तो क्लियर कट बता रहे हैं, काफी संभावना उन्हें 55 और 55 के आसपास की दिख रही है।
कोई दर्शक देखेगा तो कहेगा ये तीनों केजरीवाल के समर्थक टाइप के लोग हैं और एक तरफा विश्लेषण कर रहे हैं, जो होता है। और हम लोग कई बार करते हैं कि अपनी विशफुल थिंकिंग की मिलावट करते हैं और कई बार वो गलत भी होता है। तो मैं बड़ा तीखा सवाल पूछ रहा हूं आदेश, कि ऐसा तो नहीं कि हम विशफुल थिंकिंग के हिसाब से कई बार दूसरी चीजें नहीं देखना चाहते, और इसलिए अगर बीजेपी ने पिछले 15 दिनों में अगर मजबूती से अपनी जमीन पाई है या एक्वायर की है, तो हम उसको अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। मेरा जो एज मैंने कहा है अजीत जी, वो ना बहुत बहुत महीन है, बहुत छोटा है। क्योंकि एज का मतलब ये है कि अगर 35-36 का 36 पे आपको बहुमत मिल रहा है तो 37-38 भी तो हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जैसे विक्रांत जी बोल रहे थे कि अगर इलेक्शन में 2 वोट हैं, एक जो अरविंद केजरीवाल के साथ है और एक जो खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में अरविंद को ठीक ठाक फायदा मिल सकता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से चुनाव लड़ रही है, मैं आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। पहली बार कांग्रेस ने क्या किया है कि मैन टू मैन मार्किंग करी है। जैसे जंगपुरा सीट पे फरहाद सोरी को टिकट दिया गया और वो सामने खड़े हैं मनीष सिसोदिया के, तो वो एक पुराना परिवार है जिसका एक इतिहास है उस परिवार का। फरहाद सोरी की जो मदर है वो दिल्ली की अध्यक्ष रही है कांग्रेस की, ताजदार बाबर, और उनको इसलिए टिकट दिया गया कि वो जितना भी वोट लेंगे ना, वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के कोटे से कम होगा। अब आप आ हाँ, और जाइए वहाँ छतरपुर सीट। मुस्लिम वोट भी हाँ, रहा है, मुस्लिम वोट भी है भी वहाँ। है। अब आप आइए छतरपुर सीट पे, वहां पे भी 3 गुर्जर लड़ रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी का गुर्जर है, जितना वोट वो लेगा वो भी आम आदमी पार्टी के कोटे से कम होगा। ऐसा ही बदरपुर सीट पे है, ऐसा ही मुस्तफाबाद पे है, ऐसा ही बवाना पे है, नांगलोई जाट में है, सीमापुरी में है और बादली में है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। तो मैं जो ये एज कह रहा हूं ना, अगर कांग्रेस पार्टी अपने देखिए कांग्रेस पार्टी का मकसद क्या है, वो ये चाहते हैं कि वो ओवरऑल 12% वोट लेके आए पूरी 70 सीटों पे, और इन 17-18 सीटों पे लगभग वो 20 से 25% तक टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो जो मैंने एज की बात कही, जो आम आदमी पार्टी को एज है, ये ऑटोमेटिकली घट जाएगा, क्योंकि बाइपोलर में तो एज दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो ट्रायंगुलर में जाएगा ना, तो वो वहां दिक्कत पैदा कर देगा। मेरी समझ इसको लेके ये कहती है अभी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को नहीं, वोट डाउन अब से मैं फिर एक सवाल पूछता हूँ, एक सेकंड में एक लाइन बोल दूं आपको हाँ, बस। हाँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की 2 बार से 0 आ रही है ना, इसलिए हमारी और मेरी खास तौर पर जो उम्मीदें हैं वो बहुत घटी हुई हैं। अब आप सवाल पूछ लीजिए। नहीं, एक जो आपने कहा ना कि 15-20 सीट पर अगर कांग्रेस गेन करती है, तो फिर मैं कह रहा हूं वही जो शुरू में किया कि ये विश्लेषण तो हम लोग 1 महीने से कर रहे हैं। क्या आपको आज की तारीख में कांग्रेस ऐसे 4-5-6% वोट गेन करती दिख रही है? हाँ, मुझे दिख रही है। जो मैं आपको ये कह रहा था कि करती दिख रही है, जिसको जो आपको विश्लेषण लगा, वो मैंने थोड़ा-सा फ्यूचरिस्टिक कर दिया अपने आप को सेफ रखने के लिए। मेरा मतलब यही है कि मुझे वो गेन करती हुई दिख रही है। ये हाँ, और मैंने वो इसलिए सेफ खेला अजीत जी, ताकि जो 8 तारीख को मेरी ट्रोलिंग ना हो, जो अक्सर होती है। ठीक है? तो मुझे ऐसा मुझे मुझे ऐसा लग रहा है। आदेश जी से मेरा एक स्पष्टीकरण है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस इस तरीके का परफॉर्मेंस करती है जैसा कि आपको लग रहा है, तो क्या कांग्रेस केवल आम आदमी पार्टी के वोटों को ही अपने पास खींचेगी कि कुछ भाजपा में भी वो कुछ लेगी? मैं ये समझना चाहता हूं। नहीं, मेरे हिसाब से वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का वोट ही लेगी, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का नेचुरल वोट बैंक था पिछले 15 साल का, ये अगर मैं छोड़ दूं 11 साल, तो वो झुग्गी झोपड़ी का, गरीब तबके का, मध्यम वर्ग का, उससे उससे नीचे तबके का, वो सारा वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का था। और ये जो बेनिफिशियरी वर्ग है, ये जो आप आज बिजली पानी देख रहे हैं ना, और जिन घरों में बिजली पानी मिल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे। जनरली होता क्या है कि जो बेनिफिशियरी वर्ग होता है वो सोचता है कि यार बिजली पानी तो आ गया, अब इससे आगे क्या, वो तो बताओ, वो तो मेरा है ही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है अरविंद के सामने। दूसरा, आपने कहा कि क्यों ट्रायंगुलर फाइट हो रही है, माफ कीजिएगा, क्यों त्रिकोणीय फाइट हो रही है, क्योंकि बीजेपी इस बात को समझती है कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कम होगा, और इसीलिए मैन टू मैन मार्किंग की गई है। इसीलिए जातिगत समीकरण 7 के टिकट दिए गए हैं। कम से कम 50 टिकटें ऐसी हैं कांग्रेस पार्टी की जो मैं कहूंगा कि इन्होंने जाति और सब समीकरण समझ के तब दी हैं। इनके पास बाकी 20 कैंडिडेट इनको मिले नहीं तो ये 70 देते।
आप देखो, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार संदीप दीक्षित, अलका लांबा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी। राहुल गांधी ने फोन करके कहा कि आपको लड़ना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार थे, संदीप दीक्षित को उतारा, राजेश लिलोठिया, देवेंद्र यादव, रोहित चौधरी, मतलब करीब करीब 20 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो उनके पास बेस्ट थे, इससे बेहतर नहीं हो सकते थे। और जो आप कह रहे थे ना लीडरशिप क्राइसिस है कांग्रेस में और बीजेपी में, मैं ये कहूंगा कि जैसे जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के सचदेवा साहब, शायद वहां ज्यादा लीडरशिप क्राइसिस है इंस्टेड ऑफ कांग्रेस पार्टी, जबकि जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 11 साल से बाहर है और बीजेपी 26 साल से बाहर है। तो अजीत जी, मैं आपका बड़ा साफ साफ जवाब ये है कि हाँ, मुझे ये होता हुआ दिख रहा है। चलिए ठीक है विक्रांत, देखिए मैं भी जैसे सही कहा आदेश ने कि 8 तारीख को ट्रोल न किए जाए, मैं भी दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है वाली स्थिति है। मैं तो कहूंगा कि मैंने किसी चुनाव में प्रिडिक्ट ही नहीं किया कभी कि किसकी सरकार बनेगी। यूपी चुनाव, विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे गुजरात चुनाव में हो, वहां तो मैंने बल्कि अपने वीडियो में मुझे लगा तो मैंने कहा बीजेपी की बनने। हरियाणा चुनाव में मुझे एक तरह से रिटन ऑन द वॉल लग रहा था, क्योंकि जी बीजेपी के कुछ नेताओं से भी बातचीत में वो ये नहीं मान रहे थे कि बीजेपी 30 क्रॉस कर जाएगी। संशय सबके चेहरे पर था। तो इसलिए मैंने ट्विटर पर, वीडियो में तो नहीं कहा, ट्विटर पर मैंने 2 दिन पहले बोल दिया था कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। और हो गया मिरेकल, 47 सीटें, बीजेपी ने 14 और 19 का अपना ही आंकड़ा तोड़ दिया 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। तो कई बार कुछ चीजें नहीं भी पढ़ी जाती है और कई बार कुछ और फैक्टर काम कर जाते हैं। तो हो सकता है अभी जो लग रहा है 45 सीट, 55 सीट, 50 सीट, जो भी पता चला, कुछ हरियाणा टाइप का रिजल्ट आ गया, महाराष्ट्र टाइप का रिजल्ट आ गया। देखिए बिल्कुल अजीत जी, उस तरह की संभावना तो है, लेकिन देखिए मैं उसको, क्योंकि हर चीज का एक तार्किक कारण होता है। मुझे जो चीज दिखाई दे रही है उसके पीछे देखिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर भयानक आरोप लगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिल्ली में जब हम चुनाव की तरफ जाते हैं तो जो मैंने पहली बात कही कि अरविंद केजरीवाल रहेंगे या जाएंगे, तो वोटर जो उनको तीन चीज बचा रही है दिल्ली में, जो मुझे साफ दिखाई दे रही है। एक तो मुसलमान और दलित, ये वोट बैंक उनके साथ है, क्योंकि मुस्लिम उनके साथ, मुस्लिम की सहानुभूति जो है वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन वो वोट आखिर में उसे देगा, क्योंकि उसके लिए ज्यादा बड़ी बात यह है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। वो अरविंद केजरीवाल से नाराज है, उसको कई सवाल है अरविंद केजरीवाल से, लेकिन वो उसके लिए बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी हार जाए। दूसरा जो वोट बैंक है वो है महिलाएं। अगर महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को घर में तीन चीजें मैं इसमें देखता हूं कि बिजली, पानी और जो फ्री बस सेवा है, जो अजीत जी 10-12-15 हजार रुपए कमाने वाली महिलाएं घर से निकलती हैं, अगर उनका आने जाने में किराया 100 रुपए बचता है रोज का, तो वो करीब 3 हजार की संख्या बन जाती है। तो महिलाएं एक बड़ा वोट बैंक है, एक जो मैं कह रहा हूं। और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली ना बड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि दिल्ली के वोटर लोकसभा में जिताते हैं मोदी जी को और विधानसभा में जिताते हैं अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि उनको वो दिल्ली देश की गद्दी पे हमेशा पीएम के रूप में मोदी जी को देखना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल का ये जो 54% वोट बैंक जो पिछली बार भी चुनाव में आपको दिखा, और इस बार भी उनको जो भी वोट बैंक मिलेगा वो अरविंद केजरीवाल का हो सकता है कि पसंद ना करता उस लेवल का, लेकिन वो उनकी योजनाओं का इतना लाभार्थी है कि जिसको अभी तक हम रेवड़ी कहते थे, बिजली, पानी, ये तमाम चीजें जो हैं वो लोगों में घर कर चुकी हैं। महिलाओं में जो फ्री बस राइड है वो उनके दिमाग में, जहन में बैठी हुई है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कई बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को थोड़ा, जो उनके दिल में वोटर में यह होता है कि वो मोदी जी का ज्यादा बड़ा प्रशंसक है, लेकिन वो दिल्ली में वो कहता है कि देश में तो हमने उनको रखा हुआ है, लेकिन दिल्ली में अपनी जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको नहीं छोड़ना चाहते। आप ये देखिए कि बीजेपी का जो बड़े बड़े पन्नों के आप एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, हालांकि मुझे दूर से छोटी स्क्रीन के कारण दिखाई नहीं दिया, पहली लाइन बीजेपी के विज्ञापनों में होती है कि वो जो योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं उनको जारी रखेंगे। आप ये समझिए कि बीजेपी को ये कहना पड़ा, तो क्या वोटर जिसको सुविधाएं एक पार्टी दे रही है वो दूसरी पार्टी पर उस लेवल तक का भरोसा कर लेगी कि उनकी सरकार बनने के बाद वो योजनाएं जारी रहेगी? मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल होता है वोटर के लिए, क्योंकि जिससे मिल रहा होता है वो उसे नहीं छोड़ना चाहता। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं, महिलाएं, जो लाभार्थी वर्ग है जिसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और अजीत जी एक और चीज में जो मुझे लगती है कि हमने मिडिल क्लास की बात की कि 8वां पे कमीशन की बात हो गई है, 1 लाख तक जो टैक्स फ्री की बात हो गई है। दिल्ली का वैसे भी औसत
प्रतिशत जो है वो ज्यादा है। और दिल्ली में 1 लाख रुपए कमाने वाले को आप मिडिल क्लास मान सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता। वो बड़ी मुश्किल से निम्न मध्यम क्लास में अपने घर को चला पाता है दिल्ली में, जो लाख रुपए के आसपास कमाता है। उसके लिए बिजली पानी फ्री होना ये मायने रखता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में एज दे रही हैं। आप सिर्फ 2 महीने पीछे चले जाइए, जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस्तीफा दिया था, मुख्यमंत्री आवास जो जहां पे वो रहते थे वो छोड़ा था, वो केवल और केवल इतना था कि उनकी समझ में आ गया था कि बहुत नेगेटिविटी है उनकी सरकार के खिलाफ। और आप यकीन मानिए, अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते, अगर वो शीशमहल जिसमें रहते थे वो नहीं छोड़ते, तो अरविंद केजरीवाल के लिए इस चुनाव में टिक पाना भी मुश्किल होता, जो आज हम एज की बात कर रहे हैं। अब एक सवाल आखिरी, प्रकाश कुमार रे, अगर चाहूंगा कि एक मिनट और आपसे, आपके पास भी वापस आऊं कि क्या कोई ऐसी गुंजाइश नहीं देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सत्ता से बेदखली हो जाए? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 20-25 दिन पहले तक बहुत सारे पत्रकारों से मैं बात करता था, तो ज्यादातर लोगों की राय थी कि 62 सीटें थी, 10, 15, 17, 18, 20 भी कम हो जाए तो भी 40+ सीटें केजरीवाल की आएगी। कोई 45 बोलता था, कोई 50 बोलता था। बट एक सरप्राइजिंग चेंज देख रहा हूं बीते 5-6 दिनों में कि अब उन्हीं में से कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत ही टाइट है, नेक टू नेक है, और अगर कुछ उल्टा भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं, ऐसा कहने वाले भी 2-4-5 लोग हैं। ये इस राइडर के साथ मैं कह रहा हूं कि सारे कहने वाले लोगों के पूर्वानुमान कई बार ध्वस्त हुए हैं, अभी हरियाणा में भी हुए, महाराष्ट्र में भी और लोकसभा चुनाव में, बट फिर भी देखें, मैं हालांकि आप जब हरियाणा के बारे में बता रहे थे कि मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ था, आपका प्रेडिक्शन के बारे में बता रहे थे, तो फलोदी सट्टा बाजार केजरीवाल को कंफर्टेबल मेजोरिटी दे रहा है, लेकिन वो भी हरियाणा वाले मामले में गलत साबित हुआ था। तो हमारे पास एक नंबर तो है फलोदी का कि के बीच कह रहा है। देखें, मैं कह रहा हूं कि जो बड़े सवाल हैं जिन पे जनता परेशान हो सकती है, चाहे वो किसी भी तबके की हो, जैसे मान लीजिए कि रोजगार की बात है, महंगाई की बात है, और सारी चीजें जो लोकसभा में भी प्ले आउट की, सोशल जस्टिस का मसला है, वो चीजें, उन चीजों को लेके जो असंतोष है, वो असंतोष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो केजरीवाल के खिलाफ नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ जो है वो असंतोष 2 लेवल पे है। एक, जो उनका इमेज डेंट हुआ है, वो कि भाई कहीं करप्शन हुआ है, कुछ हो सकता है, या आपने जो उनके घर की बात की कि आलीशान, तो ये जो लोग भी, और इसका मैं एक एग्जांपल दूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर आम आदमी पार्टी में आया, कांग्रेस का कोई नेता आम आदमी पार्टी में आया, तो उसका भी भला हुआ और आम आदमी पार्टी को भी उससे फायदा हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी से जो भाजपा में गया, आम आदमी पार्टी से जो कांग्रेस में गया, आप मुझे बताइए कि पिछले 8-10 सालों में किसने किसका भला कर दिया दूसरी जगह जाके? इसका कारण यह है कि केजरीवाल और उनका जो कोर टीम है, उसका इमेज इतना मजबूत है कि जो डेंटिंग हुई है, वो डेंटिंग बहुत ज्यादा बड़ी डेंटिंग नहीं मैं देख रहा हूं। और जो नाराजगी है, जो जनता की परेशानियां हैं, वो परेशानियां जनता इस बात को समझ रही है। देखिए, दिल्ली के वोटर की एक और खासियत है, दिल्ली का वोटर न सिर्फ देश में सबसे ज्यादा कमाने वाला वोटर है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, वो सबसे ज्यादा शिक्षित वोटर भी है। उसके पास बहुत तरीके की सुविधाएं ऐसी हैं, जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है दिल्ली में बहुत बढ़िया है। तो उसको भी पता है कि अगर देश में कोई और ये वेतन आयोग आएगा 28 में आएगा, महिलाओं का रिजर्वेशन लागू होगा 2034 में, ये सब चीज वो लोग देख रहे हैं। और हमने देखा कि जो पूर्वांचल, जो साउथ बिहार लोकसभा में अगर भाजपा को हरा सकता है, वही लोग जो एक ठीक ठाक वोटर है यहाँ पे, वो मतलब क्यों भाजपा को वोट देने जाएगा, वो भी इस स्थिति में जबकि उसके एस्पिरेशंस को जो है जोड़ मिल रहा है। और पूरी बातचीत में हमने एक बात को अंडरलाइन नहीं किया, हम सभी ने, सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक उतना बढ़िया सक्सेसफुल नहीं चला, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा चला। लेकिन सरकारी स्कूल चाहे कम से कम उपलब्धि भी हो, 26% बजट का जा रहा है, कुछ तो हो रहा होगा। वो रिजल्ट बता रहे हैं, वो नंबर्स बता रहे हैं, सीबीएसई का रिजल्ट बता रहा है। तो ये जो लोग जो अपने बच्चे को बमुश्किल पढ़ा हुआ देख पाते कल तक, उनके बच्चे आज आईआईटी और मेडिकल का सपना देख रहे हैं और कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस
अलग अलग कास्ट कम्युनिटी, रीजनल और लाभार्थी कैटेगरी के साथ साथ ये भी हम लोगों को मानना चाहिए कि जो हमारे दिल्ली के बोर्ड हैं, उनका एस्पिरेशनल जो जज्बा है, जो वो ज्यादा चाह रहे हैं अपने से और अपने परिवार के लिए, वो फैक्टर है। और इसलिए मैंने कहा कि कोई बड़ा कारण मैं नहीं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में वोट शिफ्टिंग हो। चलिए, अब आखिरी सवाल आदेश रावल आपसे, वही सवाल पलट के, कोई ऐसी गुंजाइश आपको दिखती है कि जो अभी एक आकलन है कि केजरीवाल की वापसी होगी, एज है, ठीक पलट जाए जैसे हरियाणा में पलट गया? मुझे दिखती है अजीत जी कि 12 लाख तक का जो ये टैक्स माफ किया है और जो ये 8वां वेतन आयोग है, इसके कारण वो वोट जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पड़ता है, वो विधानसभा चुनाव में पड़ जाता था केजरीवाल को, कहीं ये वोट थोड़ा शिफ्ट ना हो जाए। अगर ये वोट शिफ्ट हो गया, जो कि 6% के आसपास बैठता है, अगर ये आधा भी चला गया ना, तो मामला पलट जाए। आपको क्योंकि विक्रांत यही सब, हाँ सॉरी, पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए, आदेश कुछ कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी 38% पे खड़ी हुई है, उसे 2%, 2.5%, 3% का ही पुश चाहिए। और मुझे सिर्फ इस बात को जानने में दिलचस्पी होगी 8 तारीख को कि ये जो तबका है, जो सैलरीड क्लास है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो इन दो स्कीम्स का बेनिफिशियरी होगा, यानी 8वें वेतन आयोग का और 12 लाख तक जिसको टैक्स में राहत मिली है, वो उस वोटर ने क्या किया। अगर उसका आधा भी, जो कि मैं ये मानता हूं कि ये वोटर बीजेपी का है, लेकिन सिर्फ लोकसभा चुनाव में, अगर विधानसभा चुनाव में भी उसने बीजेपी को वोट दे दिया तो मामला पलट जाएगा। विक्रांत, क्या आपको कोई ऐसी स्थिति दिखती है संक्षिप्त में? देखिए बिल्कुल अजीत जी, ऐसी एक स्थिति बिल्कुल साफ है। अगर कांग्रेस दिल्ली में पैन वैली 14-15% वोट पाने में कामयाब हो गई, सिर्फ 5-6 सीटों पर नहीं, अगर दिल्ली की 70 सीटों का कुल औसत 15%, 14% के करीब रहा, तो निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार बनाएगी। क्योंकि बीजेपी की दिल्ली में आखिरी सरकार भी तब बनी थी जब दिल्ली में 3 जगह वोट बटे थे। जब भी बाइपोलर चुनाव हुआ है, दिल्ली में बीजेपी नहीं जीत पाई है। तो अगर यह त्रिकोणीय चुनाव हुआ, तो निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस 15% या उसके आसपास रही, 14-15%, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की उस स्थिति में सरकार बनने की संभावना ज्यादा होगी। हालांकि 15% बहुत ज्यादा है, कांग्रेस तो बाकी 4% है लोग, 10% ही अभी बहुत लोग सोच रहे हैं कि हो जाए तो ही गेम पलट जाए। लेकिन अजीत जी, मुझे जो सरकार पलटने में 10% से मुझे लगता है कि वो 14-15 तक नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस को सीटें नहीं मिलेंगी। और जो गैप पिछली बार जीतने का गैप रहा था दोनों पार्टियों के बीच में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच का डिफरेंस, वो पाटा तभी जा पाएगा जब ये डबल डिजिट में जाएंगे। हाँ, कुछ करें क्लोजिंग, आदेश या प्रकाश जी खत्म करेंगे? मैं ये कह रहा था अजय जी, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस तो ये मान रही है कि उनको अगर 70 सीटों में 12% वोट ही मिल जाए ना, तो अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो ये कांग्रेस के लिए खुशी की बात होगी अरविंद केजरीवाल का सत्ता से बाहर हो जाना? अभी अरे क्या बात की आपने, जो वो गाना लॉन्च किया था, उस पर जो डांस किया था, इस बार तो डीजे लग जाएगा। अच्छा। हाँ चलिए, हाँ, प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्लोजिंग? इसी पर मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस के साथ ट्रेजेडी रही है बहुत लंबे समय से कि राज्यों में जब वो सत्ता से बाहर होती है तो कई कई जगहों में तो वो 60 साल से नहीं आई है। तमिलनाडु में, बिहार, यूपी हो गया 30 साल, 40 साल, 30 साल से ज्यादा, 15-15 साल इधर रहा। तो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की जगह अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो कांग्रेस के लिए फ्यूचर में एक बड़ा बिल्कुल। दरवाजा खुल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप 3 मेहमानों का। और अब तो कल वोटिंग है, ये वोटिंग के पहले हमारी आखिरी बात है। कल शाम को हम लोग फिर एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे सभी चैनल के, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों को ध्वस्त होते हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में और हरियाणा चुनाव में और भी बीच में कई चुनाव में देखे हैं। लेकिन फिर भी कल उस पर चर्चा होगी। सुबह से मैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाऊंगा। और खास बात मैं बात करना भी भूल गया, बहुत अहम है, नई दिल्ली सीट जहां से अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री रहे और 2 मुख्यमंत्री के बेटे वहां से चुनाव मैदान में, साहिब सिंह वर्मा के बेटे और शीला दीक्षित के बेटे, और एक रमेश बिधूरी वाली सीट जहां से अलका लांबा और आतिशी हैं, कालका जी, उन सब सीटों पे जाऊंगा, मनीष सिसोदिया की सीट पे। और सुबह से आप हमारे चैनल पर लगातार अलग अलग इलाकों में वोटर्स क्या कर रहे हैं वोट देने के बाद, वो हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।